डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड ईयर का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसके एक टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सामान्य परिचय देखते हुए आज हम जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका यहाँ आज थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान का जो आज आपको दिखने वाला भौतिक स्वरूप है, यह एक दिन या एक वर्ष में अस्तित्व में नहीं आया है। ये लंबे समय तक घटने वाली जो भूगर्भिक क्रियाएं हैं, जो आंतरिक शक्तियों के द्वारा की गई क्रियाएं हैं, साथ साथ जो अनाच्छादन या हम कहें तो अपक्षय या अपर्दन और निक्षेप की जो क्रियाएं हुई है, तो लंबे समय से लाखों वर्षों से चल रही इन सभी क्रियाओं के संयुक्त परिणाम के रूप में आज का ये भौतिक स्वरूप राजस्थान का दिखाई दे रहा है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप बिल्कुल भी हर जगह एक समान नहीं है। यहाँ पठार, मैदान, पहाड़, रेगिस्तान, सब तरह के स्वरूप हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर हम धरातलीय स्वरूप को भौतिक प्रदेशों में बांटने की बात करें तो राजस्थान के धरातलीय स्वरूप को हम स्पष्ट रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला आप देख रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस मानचित्र को देखें तो चारों प्रदेशों को हम एक एक करके यहाँ एक तीर के द्वारा यहाँ संकेत करके देख रहे हैं। पहला जो तीर आया है वो है पश्चिमी मरु प्रदेश, जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसकी ओर संकेत करने वाला ये है। राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है उससे लगता हुआ ये लगभग 12 जिलों का जो प्रदेश है यहाँ पे, जिसको हम थार का रेगिस्तान भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। ये पहला और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, जिसको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश है, जो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ अरावली पर्वतमाला के सारे फैला हुआ है। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो अरावली पर्वतमाला के पूर्व की तरफ विस्तृत है। और चौथा जो हमारा भौतिक प्रदेश है राजस्थान का वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो दक्षिणी पूर्वी सीमा पर राजस्थान के आपको दिखाई दे रहा है तीर के माध्यम से। इसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। आज जो हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें हम इन चारों प्रदेशों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम पहला जो हमारा भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, जिसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है, उसका हम थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से डिस्कशन करेंगे। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इससे आप सभी लोग परिचित हैं। इसे भारत का विशाल मरुस्थल एवं थार का मरुस्थल दोनों ही नामों से जाना जाता है। यहाँ पर वायु द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं हैं, अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाएं, उनका प्रभुत्व पाया जाता है। और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से बात करें तो ये संपूर्ण क्षेत्र मरुप्रदेशीय है। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है और ये उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ 640 किलोमीटर की तो लंबाई में और पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो 300 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। कुल क्षेत्रफल इसका 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के जो 12 जिले हैं, 12 जिलों में इसका विस्तार है। जिले कौन कौन से देखिए आप: बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के अंदर इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। इस पूरे ही प्रदेश का जो सामान्य ढाल है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ एवं उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ है, जिसका कि अंदाजा यहाँ बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ करके लगाया जा सकता है। उत्तरी तथा जो पूर्वी क्षेत्र है इस मरुस्थलीय प्रदेश का, उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई
300 मीटर है, और जो दक्षिणी भाग है इस प्रदेश का, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 150 मीटर है। हम थोड़ी सी बात यहाँ पे मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति की भी बात करेंगे यहाँ पे, कि कैसे ये राजस्थान का जो मरुस्थल है, हमारा जो थार का मरुस्थल है, ये उत्पन्न हुआ। वैज्ञानिकों या भूगोलवेत्ताओं में थोड़ा सा मतभेद है इस बात को लेकर के कि कैसे राजस्थान में ये मरुस्थल उत्पन्न हुआ, लेकिन एक सर्वमान्य बात निकल करके ये सामने आई है कि कार्बोनिफेरस युग के अंदर, कार्बोनिफेरस जो काल था, उसमें जहाँ पे आज थार का मरुस्थल है, वहाँ पे समुद्र का विस्तार हुआ करता था, और समुद्र यहाँ पे था। इस बात के प्रमाण राजस्थान में जो समुद्री तलछट के निक्षेप मिले हैं, जो कि जुरासिक युग से रिलेटेड है, उन निक्षेपों को देख करके इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर यहाँ पे समुद्र की जो तलछट है उसके निक्षेप मिले हैं, इसका मतलब कभी न कभी इस रेगिस्तान के स्थान पर, इस मरुस्थल के स्थान पर यहाँ पे समुद्र जरूर था। धीरे धीरे करके भूगर्भिक हलचलों की वजह से और कुछ अन्य कारणों की वजह से समुद्र यहाँ से पीछे हटता चला गया, और इस प्रदेश के अंदर प्लीस्टोसिन काल आते आते शुष्क दशाओं का विस्तार हो गया, शुष्कता छा गई और समुद्र पीछे हट गया। धीरे धीरे करके यहाँ पे मरुस्थलीकरण की शुरुआत हुई, मरुस्थल का फैलाव होने लगा, और प्लीस्टोसिन युग के अंदर जो मानव का अवतरण इस पृथ्वी पे हुआ, राजस्थान में भी हुआ ही होगा, तो मानव की क्रियाएं और बाद में मानव द्वारा जो किया जाने वाला अनियंत्रित पशुचारण है और ऐसी अन्य गतिविधियां जो मानव के द्वारा होती है, उनकी वजह से इस मरुस्थलीकरण को थोड़ा सा गति मिली, थोड़ा सा स्पीड से ये काम होने लग गया। यहाँ पे ये रेत कहाँ से आई, ये बालू कहाँ से आई, तो इस बात का जवाब हम ये दे सकते हैं कि यहाँ पे जो रेत के कण हैं, उनका मुख्य जो सोर्स है वो तो है अपक्षय की क्रिया, भौतिक अपक्षय की वजह से, और जो वायु द्वारा जो अपरदन की क्रिया होती है उसकी वजह से, चट्टानों के टूटने फूटने से, उसका पाउडर बनने से, उसके कण बनने से यहाँ पे रेत बनी होगी। साथ साथ जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं हैं, जो कि कच्छ के रण की तरफ से आती है, इन पवनों के साथ में बड़ी मात्रा में धूल यानी रेत के कण और लवण ये उड़ करके आए, और आज भी आ रहे हैं, और ये लगातार इस रेगिस्तान में निक्षेपित हो रहे हैं। तो इन दोनों ही कारणों से बड़ी मात्रा में यहाँ पे रेत के कणों का फैलाव हुआ और रेगिस्तान धीरे धीरे पूर्ण रूप से विकसित हो गया। जो प्राचीन नदियाँ थी यहाँ पे, जो यहाँ बहती थी इस मरुस्थलीय प्रदेश में, उनके द्वारा भी उस समय जो चिका मिट्टी कंकड़ वगैरह बहा करके लाए गए थे, उनके द्वारा भी यहाँ पे रेत का फैलाव थोड़ी मात्रा में हुआ था। तो आज हम देखें तो लगभग ये मरुस्थल अपने विकसित स्वरूप में दिखाई देता है, और हर जगह इस रेगिस्तान में कुछ अपवादों को छोड़ करके बालू का स्तूप, रेत के टीले या जिनको हम धोरे कहते हैं, वो हमें जरूर दिखाई देते हैं। कुछ स्थान जरूर ऐसे हैं जहाँ पे खुली नग्न चट्टानें दिखाई देती है। इन चट्टानों में चूना पत्थर, नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट इत्यादि कई प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। तो ये तो था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उत्पत्ति और उसके सामान्य स्वरूप के बारे में थोड़ा सा वार्तालाप। यहाँ पे कई प्रकार के बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं, बालू के टीले भी पाए जाते हैं। अगर हम प्रमुख प्रकारों की बात करें कि कौन कौन से टीले यहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे रेखीय बालू का स्तूप, जिनको पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं, जो कि पवन की दिशा के अनुरूप, पवन की दिशा के साथ साथ आगे विकसित होते हैं, वो पाए जाते हैं। यहाँ पे बरखान टाइप के जो टीले हैं, जिनको अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं, जो कि पवन की दिशा के समकोण पर अर्ध चंद्र के आकार में बनते हैं, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे पैराबोलिक बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। यहाँ पे तारा आकृति, स्टार की आकृति के बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। यहाँ पे अवरोधी बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं, जो कि वनस्पति या किसी अन्य अवरोध की वजह से, बालूका के निक्षेप की वजह से बनते हैं। तो ये कुछ प्रमुख प्रकार है बालू का स्तूपों के जो यहाँ पे पाए जाते हैं। साथ साथ जैसलमेर नगर के दक्षिण में एक क्षेत्र ऐसा भी पाया जाता है जहाँ पे
बहुत पुराने ज़माने के प्राचीन वनस्पति और जीवों के जीवाश्म या जीव अवशेष देखे जा सकते हैं, उस स्थान को आकल वुड फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 4 उप विभागों में या 4 भू आकारिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। ये 4 कौन कौन से उप विभाजन हो सकते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के? पहला है शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है लूनी जवाई का बेसिन जिसको गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा है शेखावाटी प्रदेश और चौथा है घग्गर का मैदान। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जो उप विभागों की हमने बात की उनको इस मानचित्र के द्वारा भी देख करके समझा जा सकता है। मानचित्र में स्पष्ट रूप से आपको घग्गर का मैदान, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश यहाँ दिखाई दे रहा है। शेखावाटी प्रदेश को बांगर या बांगड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। हम पहले उप विभाग की बात करेंगे जो कि इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पहला उप विभाग है, वो है शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। राज्य में 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है उसके पश्चिमी भाग में ये शुष्क रेतीला प्रदेश पाया जाता है। मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर तथा चूरू जिले के पश्चिमी भाग में ये विस्तृत है। यहाँ पर अर्धचंद्राकार या बरखान प्रकार के बालू का स्तूप ज़्यादा पाए जाते हैं और ये बालू का स्तूप भी दक्षिणी पश्चिमी पवनों के साथ में लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं। कुछ स्थानों पर ये बालू का स्तूप स्थायी भी हो गए हैं क्योंकि उन स्तूपों पर वनस्पति विकसित हो गई है जिसकी वजह से अब इन्होंने स्थानांतरण करना बंद कर दिया है। पोखरण, जैसलमेर और रामगढ़ जो क्षेत्र है वहाँ इस प्रदेश के अंदर उच्च चट्टानी संरचना यानी एकाकी पहाड़ियाँ भी यहाँ देखी जा सकती है। यहाँ पे खारे जल के जो निम्न गर्त है वो भी पाए जाते हैं जिनमें से फेमस है बाप, पोखरण, लूणकरण सर और जैसलमेर और रामगढ़ के बीच में स्थित निम्न गर्त, इनमें खारा यानी कि लवणीय जल पाया जाता है। दूसरा जो उप विभाजन है वो है लूणी जवाई बेसिन, इसे गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता। जहाँ तक मैं जानता हूँ या मैंने सुना है उसके अनुसार इसको गोडवार प्रदेश इसलिए कहते हैं, गोड़ का मतलब हमारे यहाँ मारवाड़ी में होता है तलहटी, गोड़ में। तो चूँकि ये जो बेसिन या ये जो प्रदेश है वो अरावली पर्वतमाला के गोड़ में स्थित है, उसकी तलहटी में स्थित है, इसलिए इसको गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर और नागौर के दक्षिणी भागों में ये प्रदेश विस्तृत है। लूणी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे जवाई, गुइया, बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी, इन नदियों के द्वारा इस पूरे क्षेत्र में अपने अफवाह तंत्र का विकास किया गया है और इन्हीं नदियों के द्वारा यानी लूणी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे बिछाई गई है उसकी वजह से यहाँ पे मैदान का भी निर्माण हो गया है। लेकिन इस मैदान के बीच में एकाकी पहाड़ियाँ, नग्न पहाड़ियाँ भी हमें दिखाई दे जाती है। लूणी के बारे में हम लोग जानते हैं जैसा कि लूणी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, अजमेर शहर के पास में नाग पहाड़ है वहाँ से ये निकलती है और आगे बहती हुई विभिन्न जिलों को पार करते हुए ये कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है। बालोतरा तक इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पानी मीठा होता है और उसके बाद में इसका पानी लवणीय या खारा हो जाता है। तीसरा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उप विभाजन है वो है शेखावाटी प्रदेश, इसे बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रदेश झुंझुनू, सीकर, चूरू एवं नागौर जिले के उत्तरी भाग में पाया जाता है। यहाँ पे मध्यम से लगा करके निम्न ऊंचाई के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, खास तौर से अर्धचंद्राकार प्रकार के बालू का स्तूप। यह अंतःप्रवाह का क्षेत्र है, यहाँ नदियाँ कुछ दूरी तक बह करके विलुप्त हो जाती है। अंतःप्रवाह का क्षेत्र क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहने वाली नदी किसी समुद्र में अपना जल ले जा करके विसर्जित नहीं करती है, अपितु वो नदियाँ अपना जल या तो किसी झील या तालाब में ले जा करके विसर्जित करती है या
वो जो जल है वो रेत के टीलों के बीच में ही कहीं पर समाप्त होकर के वो नदी वहाँ पे विलीन हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्र को अंतःप्रवाह का क्षेत्र कहते हैं। तो शेखावाटी प्रदेश ऐसा ही अंतःप्रवाह का क्षेत्र है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनमें से दो है मेंदा व रूपनगढ़। ये दो नदियाँ अरावली पर्वतमाला से निकलती है और उसके बाद में ये सांबर झील में जाकर के विलीन हो जाती है, किसी समुद्र में जाकर के ये अपना जल विसर्जित नहीं करती है। कांतली भी यहाँ की प्रमुख नदी है जो चूरू जिले में राजगढ़ के पास में रेत के टीलों के बीच में विलीन हो जाती है। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ नदियाँ बहती है जिनमें से खारी भी एक प्रमुख नदी है। कांकने या कांकनी भी इस क्षेत्र में बहने वाली एक नदी कही जा सकती है। इस क्षेत्र की तो नहीं है परंतु वो अंतःप्रवाह क्षेत्र की नदी हम उसे कह सकते हैं। अनेक लवणीय गर्त जिन्हें रण कहा जाता है वो भी यहाँ पाए जाते हैं, जैसे डिडवाना, डेगाना, तालछापर, कूचामन आदि। सांबर झील इस क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली एक लवणीय जल की झील या निम्न गर्त है जो 25 किलोमीटर लंबाई और 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। और नमक का उत्पादन यहाँ होता है और संपूर्ण भारत के लगभग 8% से ज़्यादा नमक का उत्पादन अकेले इस सांबर झील के द्वारा किया जाता है। चौथा जो हमारा उप विभाजन है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का वो है घग्गर का मैदान। नाम से स्पष्ट है, क्योंकि घग्गर नदी के द्वारा जलोढ़ मिट्टी या कांप मिट्टी बिछा करके इसका निर्माण किया गया है, इसलिए इसको घग्गर का मैदान कहा जाता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का जो मैदानी भाग है उसे घग्गर का मैदान कहा जाता है, या गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। घग्गर नदी वैसे सदाबहाई नदी तो नहीं है परंतु वर्षा के दिनों में इसमें पर्याप्त जल आता है और ये नदी यदा कदा बाढ़ग्रस्त होती रहती है और इसकी वजह से काफ़ी मात्रा में इसका जल बाढ़ के रूप में फैलता है और साथ साथ जलोढ़ मिट्टी आसपास के क्षेत्रों में निक्षेपित करता है। कई बार इसका जो जल है वो पाकिस्तान तक चला जाता है, जहाँ पर इसका नाम फिर वहाँ के लोग हकरा के नाम से इसको जानते हैं। घग्गर को मृत नदी कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इसे नाली के नाम से जाना जाता है। ये पूरा क्षेत्र समतल मैदानी भाग है। जमीन यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा हो जाने के पश्चात ये संपूर्ण क्षेत्र हरियाली ओढ़ रहा है और राज्य का प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र बन करके ये उभर रहा है। तो ये था घग्गर का मैदान। तो इस तरह से हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में और उसके जो 4 उप विभाजन हैं उनके बारे में यहाँ पे समझने का प्रयास किया। क्योंकि बहुत लंबा हम वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसे अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए शॉर्ट में ही आपसे हम कुछ बातें शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे और अगले वीडियो में हम फिर दूसरे जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान के उनकी बात करेंगे। आप सभी को धन्यवाद इसको सुनने के लिए और ऐसे ही आप लोग जुड़ते रहिए और देखते रहिए वीडियो को।